जय हिंद एवरीवन। आज की जो वीडियो का टाइटल है आप सबने देख लिया होगा, जिसमें हम रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार पीएचडी का इंटरव्यू दे चुकी हूँ और मैंने एमए में भी हमारा एक कोर पेपर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना सिखाया जाता है। तो उसमें भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 9 मार्क्स मिले थे 10 में से, जो मैंने रिसर्च प्रपोजल एमए में सबमिट किया था। उसके बाद मैंने एक बार दो बार मैं पीएचडी इंटरव्यू के लिए रिसर्च प्रपोजल बना चुकी हूँ और वो हमेशा मतलब उनको मेरा फॉर्मेट और सारी चीज़ें लिखने का तरीका हमेशा पसंद आता है। इस बार भी मैं पीएचडी इंटरव्यू में अपेयर होने वाली हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपसे जल्दी ही डिस्कस करूँगी। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं, अपने जूनियर्स की भी काफ़ी हेल्प की है एंड मैंने उनसे फीडबैक लिया था कि कैसे मार्क्स आए, तो उनके भी मैंने उनका रिज़ल्ट भी देखा। मेरे को लगा सिर्फ मेरा ही नहीं, उनका भी इतने अच्छे स्कोर्स आए थे एमए के रिसर्च प्रपोजल जो मिलता है इंटरनल असेसमेंट के लिए या जो कोर पेपर के लिए होता है। उसमें भी अभी 30 मार्क्स का होता है वो, तो 24, 26, किसी के 32 तक भी आए हैं, क्योंकि इस बार 40 मार्क्स का कर दिया था। सो वो मैंने अपने फॉर्मेट, अपनी ट्रिक्स के थ्रू उनको समझाया एंड उन्होंने सेम चीज़ फॉलो करी एंड उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। अगर आप भी अपना रिसर्च प्रपोजल ऐसे ही बनाते हो, चाहे आप एमए में हो या फिर पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस रेडी कर रहे हो, तो आप ये मैं अपना पी सैम्पल जो रिसर्च प्रपोजल है वो दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे बना रखे हैं। आपको सेम वैसे फॉलो करना है और उससे सीखना है, ठीक है। सो देखते हैं मेरा रिसर्च प्रपोजल। लेट्स बिगिन। देखते हैं कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए इस वीडियो में। जो आपका पहला पेज है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन हो वो काफ़ी अच्छा लगे। तो फर्स्ट पेज पे आप पीएचडी सिनॉप्सिस लिख सकते हो, अपने टाइटल लिख सकते हो, फिर यहाँ पे सबमिटेड बाय इटैलिक में लिख के अपना नाम लिख सकते हो। फिर जिस यूनिवर्सिटी के आप हो, तो जैसे मैं डीयू की हूँ तो मैंने डीयू का लोगो लगा दिया और उसके बारे में सबसे पहले आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिख दिया। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। फिर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। एंड देन मैंने अपने वहाँ का जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जहाँ पढ़ता है उसका कोड डाल दिया और 2023 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। वैसे ही अगर आप एमए के लिए रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ के रिसर्च प्रपोजल लिख देना है पीएचडी सिनॉप्सिस की जगह, और यहाँ पे अपना टाइटल। देन इसको थोड़ा सा वैसे फॉर्मेट में लिख देना है जैसे कि नेम विशाली भाटिया, या फिर सबमिटेड बाय भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर, जो एमए का रोल नंबर होगा। देन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको रिसर्च प्रपोजल मिला है वो, और फिर सब्जेक्ट का कोड, और बस। और सबमिटेड टू, किसको आप सबमिट कर रहे हो, उस टीचर का नाम। क्योंकि जो हमारा सिनॉप्सिस होता है पीएचडी वाला, उसमें तो हम सबको सबमिट कर रहे होते हैं, मतलब पूरे डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ सबमिटेड टू नहीं लिखते। पर अगर आप रिसर्च प्रपोजल एमए के लिए बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो फर्स्ट पेज पे, और लोगो डाल के ये लास्ट का नीचे सेम रहेगा, और बाकी आप ऊपर अपना एडिशन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो आपका पहला इम्प्रेशन जो पड़ेगा टीचर पे वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट पेज ही बहुत अच्छा सा लग रहा है, तो वैसे भी आपका बहुत सही लगेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं अपने सेकंड पेज पे। आप फॉर्मेट पे आ जाते हैं रिसर्च प्रपोजल के कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो जैसे सबसे पहले हमारा आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे, और इंट्रोडक्शन में आपके रिसर्च प्रपोजल में जो आपका कीवर्ड है पहले वो समझाओगे। जैसे मेरे में सिक्योरिटी इश्यूज़ है, तो सिक्योरिटी इश्यूज़, सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या होते हैं। फिर जेंडर रोल में स्पेशली मैं फेमिनिज्म पे फोकस कर रही हूँ, तो आपको मतलब अपने इंट्रोडक्शन में समझाना है, अपना कीवर्ड ही समझाना है। जैसे आप लिखते थे ना स्कूल में भी या कॉलेज में, अगर ग्रेजुएशन में, तो वैसे ही आपको सेम इंट्रोडक्शन लिखना है छोटा सा, ठीक है। 2 पैराग्राफ में आपको सिर्फ अपनी जो टाइटल है वो समझाना है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ इन एट जेंडर रोल, कि मेरा टाइटल है क्या और मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर इंटरव्यू में भी आपका ये पूछते हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है उनके पास। देन हम बात करें नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। और इंट्रोडक्शन हो गया। देन इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरी हेडिंग आती है वो होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हेडिंग लिखनी है, बोल्ड में लिखनी है। ये मैंने बोल्ड नहीं किया है गलती से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो भी आप उसके बारे में, उस टाइटल से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है जिसमें उस बंदे ने काम किया है, तो वो सब आपको यहाँ लिखना होता है।
तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे मैंने सिक्योरिटी इशूज़ जो पहले हो चुके हैं, जैसे टिकनर वगैरह ने इसमें काम किया है, तो ये इंटेक्स साइटेशन डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी कि बिब्लियोग्राफी और इंटेक्स साइटेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो के बाद मैं बिब्लियोग्राफी कैसे लिखनी है और इंटेक्स साइटेशन कैसे करना है वो समझाऊँगी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा थोड़ा सा, कि आपको क्या क्या उससे रिलेटेड क्या क्या अभी तक रिसर्च हो चुकी हैं या फिर उसमें क्या क्या ट्रेडिशनल अप्रोचेस रह चुके हैं। देन इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद जो हमारी दूसरी हेडिंग आती है वो आती है थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो भी आपका किसका पार्ट है, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। एचबी मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू में आपको क्या करना होता है, आपको थीम वाइज लिटरेचर रिव्यू का मतलब बुक्स वगैरह लिखनी होती हैं, कि जैसे ये है तो आपने ये लिखा, एक हेडिंग डाली, और उसके बाद जैसे मेरा ये एक हेडिंग है सिक्योरिटी एंड रेप इन वॉर, कि वॉर के टाइम पे कैसे वुमेंस के साथ रेप होता है, उनको सिक्योरिटी इशूज़ फेस करने होते हैं। तो अब इस हेडिंग के अंदर जिन जिन ऑथर्स ने काम किया है मैं उन सब के बारे में लिख दूँगी, ठीक है। जैसे सिंथिया एलॉय ने एक बुक लिखी थी अपनी, डज खाकी बिकम यू, वेयर आर द वुमेन्स, ये उनकी फेमस बुक्स हैं। तो इन सिंथिया एलॉय ने रेप इन वॉर के बारे में या मिलिट्री के बारे में क्या क्या बोला है वो मैं सब इस एक पैराग्राफ में समझा दूंगी कि सिंथिया एलॉय लिखा, उनकी बुक्स किस बुक में उसने बोला है, और उसके बुक के बारे में जो जो जहाँ जहाँ उसने बोला वो आपको लिखना पड़ेगा। और ये सब पूरी की पूरी आपको एक तरीके से समरी अपने वर्ड्स में लिखनी है, ठीक ना, अपने वर्ड्स में लिखनी है, अदरवाइज़ वो फ्लैग माना जाता है कि अगर आप पूरा का पूरा उस बुक से कॉपी कर लोगे। अपने वर्ड्स में लिखो और फिर उसके बाद लास्ट में इसको बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस में आपको देना होता है दोबारा से। देन ये आएगा, जैसे क्रिस्टियन सिल्वेस्टर ने भी रेप इन वॉर की बात की है, तो मैंने क्रिस्टियन सिल्वेस्टर लिखा और उसकी बुक के बारे में पूरा लिख दिया कि उसकी बुक में 2-3 बुक्स उसने लिखी थी और उन्होंने उसमें ये बोला। जेंडर वायलेंस करके हेडिंग डाल दिया। फिर तीसरा थीम मैंने टेररिज्म और जेंडर सिक्योरिटी वाली थीम डाल दी। तो ये होता है थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू, कि आपने 3-4 थीम सोच ली, एक मैंने वॉर वाली थीम सोच ली, एक मैंने टेररिज्म वाली थीम सोच ली सिक्योरिटी से रिलेटेड, और सिक्योरिटी में क्या आ सकता है, इन्वायरमेंट आ सकता है, राइट, पावर आ सकता है, ये रहा पावर का कॉन्सेप्ट। देन जियोपॉलिटिक्स सिक्योरिटी, तो ये सारी मेरी एक थीम है जो मैंने डाल सकती थी। ह्यूमन सिक्योरिटी इशूज़ ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी होता है, इन्वायरमेंट वाली भी होती है, फूड सिक्योरिटी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके थीम वाइज डाली, और इस थीम के अंडर जिन जिन ऑथर्स ने काम किया है उन्होंने ऑथर्स के बारे में लिख दिया, ठीक है। तो अब थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू के बाद ये हो गया थीम वाइज लिटरेचर रिव्यू इसको बोलते हैं। तो उसके बाद आपका जो थर्ड हेडिंग है, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसी का पार्ट है। आप ज़रूरी नहीं है, आपके टाइटल पे डिपेंड करता है कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ होगा या नहीं। अगर टाइटल ही ऐसा है कि उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप नहीं लिख सकते तो उसको अवॉइड करना, ये कंपलसरी नहीं होता। इंट्रोडक्शन के बाद सीधा लिटरेचर रिव्यू करना होता है, एंड लिटरेचर रिव्यू के बाद स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ स्टडी आपको बताना होता है कि मेरे इसका क्या स्कोप है, मैं कैसे काम करने वाला हूँ, ठीक है। सो स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ द स्टडी में क्या आपकी जो ये रिसर्च है वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या रिसर्च गैप्स हैं कि आप इसमें फुलफ़िल करना चाहते हो वो चीज़ आ जाएगा। देन कि जैसे मैंने इसमें डाला हुआ है कि स्कोप मतलब आप समझ गए ना, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी स्टडी का, आप क्यों ये रिसर्च करना चाहते हो, तो वो स्कोप में आता है। स्कोप के बाद हमारी जो फोर्थ हेडिंग होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव अजम्पशन बोल सकते हो, टेंटेटिव आंसर बोल सकते हो आपकी स्टडी के लिए, ठीक है। जो आप स्टडी कर रहे हो उसका एक ये टेंटेटिव आंसर होता है कि जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने ये सोचा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि आपने सोचा है कि जो गर्ल्स हैं वो हमेशा ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं, तो ये आपका हो गया हाइपोथेसिस। अब आप पूरी रिसर्च करोगे और इस हाइपोथेसिस को या तो गलत प्रूफ होगा या तो ये हाइपोथेसिस सही प्रूफ होगा। तो आपका कुछ एजम्पशन है, आपने रिसर्च करी, उस एजम्पशन को लास्ट में सही प्रूफ किया या रॉन्ग प्रूफ किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपोथेसिस। उसके बाद जो फिफ्थ आएगा वो आएगा हमारा सेंट्रल क्वेश्चन। सेंट्रल क्वेश्चन में आपका जो टॉपिक होगा, उस जो टाइटल होगा ना, टाइटल को ही आपको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है अच्छे से। जैसे मेरा टाइटल जेंडर इशूज़ थे और सिक्योरिटी, मतलब जेंडर में
फेमिनिज्म में क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ऐसा था मेरा ये टाइटल था। तो मैंने उसी से डाल दिया रिलेटेड की जेंडर मैटर इन सिक्योरिटी इश्यूज़ ऐसे करके, और एक क्वेश्चन बना दिया इसका। क्वेश्चन में रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि उसी ये आपका सेंट्रल क्वेश्चन है, इसके अलावा अब ये 2-3 क्वेश्चन का आंसर और दोगे। इसमें आप बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि रिलेटेड क्वेश्चन डालना ही है। तो वो मैंने डाल सकते भी हैं और नहीं भी डाल सकते। डालोगे तो बेटर है, 2 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में डाल सकते हो, 1 सेंट्रल क्वेश्चन डाल सकते हो, तो वो अच्छा माना जाता है। देन रिसर्च मेथडोलॉजी। अब रिसर्च मेथडोलॉजी में आप कैसे रिसर्च करने वाले हो, तो जैसे मैंने लिखा है वाइल एक्सप्लोरिंग द इश्यूज़ ऑफ जेंडर इन सिक्योरिटी स्टडीज़, मैं मल्टीपल रिसर्च मेथड का यूज़ करूँगी, ठीक है। और ये कैटेगरीज़ में मैं काम करूँगी। फिर उसके बाद मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करूँगी अपने रिसर्च में, और फिर उसमें मैंने डाल दिया कि कौन कौन से रिसर्च मेथड मैं फॉलो करने वाली हूँ कि, और मैं ये सारे इश्यूज़ को एक्सप्लोर करूँगी अपनी स्टडी में। ये मेथडोलॉजी होता है। क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ होगा, एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस पे दूंगी, या पोस्ट पॉजिटिविस्ट इंटरप्रेटिव अप्रोच यूज़ करूँगी, ठीक है। देन आपको ये करते ही, मतलब जब मेथडोलॉजी में 2-3 लाइन आप लिख लोगे, उसके बाद आपको सीधा प्राइमरी सोर्सेज पे आ जाना है, ठीक है। मेथडोलॉजी के अंदर ही ये सब हेडिंग होगी प्राइमरी सोर्सेज की और सेकेंडरी सोर्सेज की। तो प्राइमरी सोर्सेज में आपका क्या होता है, जैसे आपकी जो पायलट स्टडी होती है, सर्वे होता है, सर्वे हो गया, ठीक है, क्वेश्चनियर हो गया, या आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप जैसे गूगल फॉर्म्स भरवाते हैं, वो भी क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है, या आप कोई केस स्टडी कर रहे हो, या फील्ड वर्क पे जा रहे हो। तो ये सब कि आपको लिखना होता है कि मैं अपनी जब रिसर्च करूँगा तो मैं ये चीज़ें फॉलो करूँगा। मैं एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू लूँगा, व्यूज़ एंड ओपिनियंस लूँगा, जनरल डिस्कशन करूँगा या करूँगी। तो ये सारे आपके हो गए प्राइमरी सोर्सेज। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वैसे भी उसमें से वर्ड्स लेके आप अपने तरीके से डाल सकते हो। देन सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज जो आप खुद से नहीं, आपने जो किसी और का काम है, जो पब्लिश्ड वर्क है, जैसे आप गूगल स्कॉलर पे जाते हो, वहाँ से कोई आर्टिकल डाउनलोड करना, ठीक है, कोई जर्नल, कोई बुक पढ़ना, तो ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज में आपको ये लिखना है कि मैं इन्फॉर्मेशन के आपको क्लैरिफाई करने के लिए ये डाटाबेस यूज़ करूँगी। तो मैं पब्लिश अनपब्लिश रिपोर्ट्स का यूज़ करूँगी, ठीक है, या गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यूज़ करूँगी इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। न्यूज़पेपर और वीकली मैगजीन्स डालूँगी, या जर्नल्स डालूँगी, जर्नल्स का यूज़ करूँगी, ठीक है। जो मतलब जो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में डालते हो ना, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें आपको करनी है। देन केस स्टडीज़, ये सब। देन आता है हमारा 5th आता है टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। टेंटेटिव चैप्टराइजेशन करनी होती है आपको लास्ट में, एकदम लास्ट में, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन मेथडोलॉजी के बाद। तो ये उसका होता है प्रॉपर फॉर्मेट। उसमें आपको कम से कम 5 चैप्टर अच्छे माने जाते हैं, एक आइडियल चैप्टर्स होते हैं। 5 चैप्टर्स आपको लिख के देने होते हैं कि मेरा पहला और आखिरी जो चैप्टर होता है वो सेम रहता है सबके लिए ज़्यादातर। एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है पहला, कोई भी आप बुक भी खरीदते हो तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का होता है, और लास्ट चैप्टर आपका कंक्लूजन या समरी होती है जिसमें आप सजेशन वगैरह देते हो। तो वैसे ही मैंने अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन लिखा है, और इसमें लिखता है कि मैं इस चैप्टर में ब्रीफ ओवरव्यू दूँगी, अपने रिसर्च या टॉपिक से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाऊँगी इस चैप्टर में, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर में मैंने लिख दिया कि वुमेन एंड वॉरफेयर एंड देयर विक्टिमाइजेशन, कि जो वुमेंस वॉर में जो रोल प्ले करती हैं उनके साथ कैसे वो विक्टिम बनती हैं, तो वो मेरा हो गया चैप्टर 2। तो फिर मैंने उसके बारे में लिख दिया कि इस चैप्टर में ये आई विल डू, ठीक है। तो विल यूज़ करना है, वुड यूज़ करना है, मतलब फ्यूचर टेंस यूज़ करना है आपको पूरे के पूरे रिसर्च प्रपोजल में, कि अभी आपने रिसर्च की नहीं है, आप करने वाले हो, तो मैं ये करूँगी, ठीक है। तो आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है। देन रोल ऑफ जेंडर इन पीस कीपिंग, वो लिख दिया। देन चैप्टर 4 मैंने ये बना दिया, उसकी थोड़े से चैप्टर के अंदर क्या होगा उसका ओवरव्यू दे दिया। चैप्टर 5 लिख दिया मैंने, मतलब 6 चैप्टर बनाए हैं, 5 सफिशिएंट होते हैं। देन चैप्टर 6 कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन में दिस चैप्टर विल सम अप द प्रेजेंट रिसर्च वर्क एंड हाईलाइट द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। तो मेजर फाइंडिंग्स जो है या आपको सजेशन देना है वो सब आप अपने लास्ट चैप्टर में देते हो, तो उसमें आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया। लास्ट में आपकी आ जाएगी बिब्लियोग्राफी। अब आप देख रहे हो ये बिब्लियोग्राफी मेरी कैसे अलग से आ रही है ना, हाईलाइट होके आ रही है। तो ये बिब्लियोग्राफी मैंने टाइप नहीं की है, पहली बात मैंने इसको खुद वो किया है, लाइक ऑटोमेटिकली जनरेट किया है। और सबसे तो ये बिब्लियोग्राफी कहाँ से बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं। और इसके अलावा मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी कि आपको डिज़ाइन जब आप चाहते हो तो डिज़ाइन में एक ऑप्शन होता है पेज बॉर्डर का, तो आप पेज पे बॉर्डर भी दे सकते हो।
ठीक है। पेज बॉर्डर पे जाके अब उस पेज पे बॉर्डर डाल सकते हो और इसको क्या करोगे तो इस पेज पे एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। पेज बॉर्डर जो है पूरे उस पर नहीं देना होता, लेकिन जो मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया था ना, जब फर्स्ट पेज बनाया था ना, और फर्स्ट पेज में मैंने एक बॉर्डर डाला हुआ है, इसमें शायद अभी दिख नहीं रहा है, तो बॉर्डर डालोगे तो वो और सुंदर लगता है। उसके अलावा आप लेआउट में जाके इसकी मार्जिन सेट कर सकते हो कि जो एक आइडियल मार्जिन होती है ना डालने की पेपर में, जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्पेस छोड़ा है इन कंपैरिजन इस साइड के, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे कम स्पेस छोड़ा है, और इसको पूरा अलाइन किया है, मतलब जस्टिफाई मोड में लिखा है। तो एक तो आपको टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट लेना है, पहली बात। दूसरा, उसका जो आपका जो साइज़ होगा, फॉन्ट साइज़, वो 12 होगा। यहाँ से आपको ये 1.5 रखना है। इन दोनों का मतलब जो ये एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो 1.5 का होता है आइडियल, ठीक है, जिससे एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल माना जाता है। मतलब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, राइट। उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल के अलावा उसमें लाइन में कितना स्पेस होना चाहिए, फिर ये जो मैं लिख रही हूँ वो ये वाला जस्टिफाई होना चाहिए। जस्टिफाई बोलते हैं इसको, जैसे लेफ़्ट राइट सेंटर होता है, वैसे लास्ट वाला जो होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब कि एक के नीचे एक लाइन आ रही है सारी, तो ये हो गया। देन आपको यहाँ पे लेआउट में जाके आप मार्जिन सेट कर सकते हो। जो मार्जिन लेआउट में गए, लेआउट के बाद मार्जिन्स में गए और कस्टम्स मार्जिन में गए, और आपको ये वाली मार्जिन सेट करनी है। यहाँ पे टॉप पे 2.454 सेंटीमीटर, लेफ़्ट में भी 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम में भी 2.54 सेंटीमीटर, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। बस जो राइट साइड है जो आपको खाली दिख रही है, वहाँ पे आपको 3.81 सेंटीमीटर रखना है और गटर पोजीशन लेफ़्ट रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल।